नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति ने मोदी को दिया नई सरकार बनाने का न्योता। 9 जून को शपथ ग्रहण। पीएम ने कहा 18वीं लोकसभा कुछ कर गुजरने वाली रहेगी। एनडीए के नतीजों पर सीएम धामी का बयान। पीएम मोदी को बहुमत से चुना। फिर से तीसरी बार सरकार बनाने का मिला मौका। तीसरी बार पीएम बनने पर दी बधाई। नैनीताल के राजभवन में 19वें गवर्नेंस गोल्फ कप का आयोजन। देश भर के 121 खिलाड़ी ले रहे भाग। राज्यपाल ने कहा प्रशिक्षु देश विदेश में करेंगे नाम रोशन। रुद्रपुर के पंतनगर में श्रमिकों ने डॉल्फिन कंपनी गेट के बाहर किया हंगामा और नारेबाजी। पुलिस की मजदूरों से हुई नोकझोंक। प्रबंधन पर लगाया तानाशाही का आरोप। और उत्तराखंड में अगले 24 घंटे बदला रहेगा मौसम। झमाझम बारिश, आंधी को लेकर ऑरेंज अलर्ट और चेतावनी जारी। बढ़ेंगे खबरों की ओर। नरेंद्र मोदी को शुक्रवार को एनडीए के संसदीय दल का लगातार तीसरी बार नेता चुना गया है। पुराने संसद के सेंट्रल हॉल में सुबह 11 बजे शुरू हुई मीटिंग में एनडीए के 13 दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में एनडीए के सभी 293 सांसद, राज्यसभा सांसद और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम मौजूद रहे। इसके बाद एनडीए ने दोपहर 3 बजे सरकार बनाने का दावा पेश किया है। गठबंधन के नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को समर्थन का पत्र सौंपा है। बैठक के बाद मोदी भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उनके घर जाकर मिले। इसके बाद पीएम शाम को 6 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलने पहुंचे। राष्ट्रपति ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया है। इसके बाद मोदी ने कहा कि 18वीं लोकसभा नई ऊर्जा और कुछ कर गुजरने वाली लोकसभा बनने वाली है। लोकसभा एक प्रकार से नई ऊर्जा, युवा ऊर्जा और कुछ कर गुजरने के इरादे वाली ये लोकसभा है। और आजादी का अमृत महोत्सव के बाद का ये पहला चुनाव है। और एक प्रकार से ये वो 25 वर्ष हैं जो हमारे अमृतकाल के 25 वर्ष हैं। और जो 2047 देश जब आजादी की शताब्दी मनाता होगा, एक प्रकार से उन सपनों को साकार करने का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव ये 18वीं लोकसभा है। साथियों, एनडीए सरकार को तीसरी बार देश की सेवा करने का देशवासियों ने आदेश दिया है। ये अवसर देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं देशवासियों को विश्वास देता हूं कि पिछले 2 टर्म में जिस गति से देश आगे बढ़ा है, समाज के हर क्षेत्र में परिवर्तन साफ साफ नजर आ रहा है। 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर आना, ये अपने आप में हर भारतीय के लिए बड़ा गर्व का विषय है। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं
कि 18वीं लोकसभा में भी, हमारे 5 साल के कार्यकाल में भी विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी नींबू चौड़ स्थित अपने आवास पर कोटद्वार विधानसभा के विकास कार्य को लेकर और वर्षा ऋतु से पूर्व सभी विभागीय अधिकारियों को तैयारी दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी विभागों की बैठक बुलाकर जिसमें हर विभाग को उनकी नैतिक जिम्मेदारी देकर उन पर कार्य करने के लिए निर्देशित भी किया है, जिसमें वन विभाग को जंगलों में लग रही आग और बाढ़ सुरक्षा कार्य के लिए निर्देशित किया है। एनडीए के घटक दलों के साथ संसद भवन में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एनडीए के नेतागणों से मिलकर तीसरी बार सरकार बनने पर उनसे मुलाकात करते हुए दिखे। इस दौरान उन्होंने बधाई भी दी है। लोकसभा चुनाव के नतीजे को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इंडिया गठबंधन और उत्तराखंड कांग्रेस पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि पूरा इंडिया गठबंधन मिलकर भी अकेले बीजेपी से ज्यादा सीटें लाने में असफल रहा है और हमारी जीत को कमतर बता रहा है। के 234 के मुकाबले 240 सीटें हैं। आशा है कि बीजेपी पूरे गठबंधन का अकेला दल है जिसने इंडी गठबंधन से ज्यादा सीटें प्राप्त की हैं। 1962 के बाद पहली बार किसी राजनीतिक दल एवं उसके चुनाव पूर्व हुए गठबंधन को स्पष्ट जनादेश मिला है। हमारी जीत को कमतर बताने वाले सभी विपक्षी दल मिलकर भी अकेले भाजपा से अधिक सीट लाने में असफल रहे हैं। लगातार तीसरी बार पराजित होने वाले स्थानीय कांग्रेस नेता पड़ोसी राज्यों के नतीजों पर जश्न मना रहे हैं। इधर उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें जीतने पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने खुशी का इजहार किया है और उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि जब केंद्र में सरकार का गठन होगा तो उत्तराखंड को भी सम्मानजनक प्रतिनिधित्व मिलेगा। उत्तराखंड को अच्छा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ऐसी हम अपेक्षा कर रहे हैं। अब परसों मंत्रिमंडल का गठन होगा तो हमें पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड भी उसमें होगा, ऐसा मुझे पूरा। देखिए, अभी विधानसभा के अंदर हमने समीक्षा के लिए अपने एक प्रदेश की टोली हम तैयार करेंगे। हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों को जाना होगा। हम प्रत्येक विधानसभा के प्रत्येक बूथ की समीक्षा करेंगे। जिन बूथों के में हमें 90% अधिक मत मिला है, ऐसे बूथ अध्यक्षों को सम्मानित करने का हम लोग काम करेंगे। जिन विधानसभा के अंदर 70% अधिक मतदान हुआ है, ऐसे विधायकों को हम सम्मानित करने का काम करेंगे। और भविष्य के अंदर जिन बूथों पर हम किसी कारणवश जो जितने अपेक्षा उतने मत नहीं प्राप्त कर पाए हैं, उन बूथों को जीतने के आगामी दिनों की जो रचना है उसको। इधर काशीपुर में आज देश के 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हुए 3 दिन बीत चुके हैं और चुनावी नतीजे में उत्तराखंड की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने विजय हासिल की है। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा संसदीय सीट पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा हार पर मंथन अब जारी है। इसी के तहत आज काशीपुर में नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा संसदीय सीट के कांग्रेसी प्रत्याशी प्रकाश जोशी आज काशीपुर पहुंचे और इस दौरान इंडिया गठबंधन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बैठक के माध्यम से मतदाताओं का आभार जताया है। जिस तरह से हमने चुनाव लड़ा, पूरे कांग्रेस परिवार ने एकजुट होकर पूरी ताकत लगाई। परिणाम कुछ भी रहे हो, लेकिन बड़ा शानदार चुनाव लड़ा गया। तो मैं आज काशीपुर हमारे कांग्रेस परिवार के साथियों का और आप मीडिया के माध्यम से
पूरे क्षेत्र की संसदीय क्षेत्र की जनता का आभार मानने आया हूँ। बड़ा उनका आशीर्वाद रहा, जितना भी उन्होंने हम पर फैसला किया। हम कोशिश करेंगे कि जो भी थोड़ी मोटी कमी रह गई हो जनता का विश्वास जीतने में, उसको और आगे हम उसको सुधारेंगे। इसी संदर्भ में आज सभी हम काशीपुर के कांग्रेस इकट्ठा हैं और हम उस पर जरूर चर्चा करेंगे आगे कैसे, क्योंकि स्थानीय निकाय के चुनाव भी आ रहे हैं, उन चुनाव की तैयारी भी कैसे करनी है। अल्मोड़ा जिले के पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा के ताड़ीखेत चौकी मार्ग के पास तूफान के कारण पेड़ गिरने से 1 घंटे मार्ग बंद हो गया था, जिसके बाद फायर ब्रिगेड रानीखेत की टीम मौके पर पहुंची और वुडन कटर मशीन की मदद से मार्ग को खोला गया है। वहीं दूसरी तरफ चमड़खान गोलियों मंदिर के पास बिजली के पोल पर हाई टेंशन लाइन व्यवस्था भी बाधित हुई है। करीब 3 घंटे की फायर ब्रिगेड और स्थानीय ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद हाई टेंशन लाइन से पेड़ को हटाया गया है। सरकार के द्वारा लोगों को दवा उपलब्ध कराने के लिए सभी राजकीय चिकित्सालय में जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। वहीं शुक्रवार को लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय के जन औषधि केंद्र में 10 बजे तक ताले लटके रहे, जबकि अस्पताल खुलने का समय सुबह 8 बजे का है। वहीं मरीज काफी देर तक जन औषधि केंद्र खुलने का इंतजार करते रहे। जब काफी देर तक जन औषधि केंद्र नहीं खुला तो काफी मरीज बाहर की मेडिकल स्टोर से महंगी दवा खरीदने को लेकर मजबूर हुए, जिस कारण मरीजों में काफी आक्रोश है। सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और लोग यहाँ नेपाल से पहुँच गए हैं, पंचेश्वर से आए हैं, सिमलखेत से आते हैं। 40-50 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद सवेरे 8 से 9 बजे के बीच में हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं। लेकिन जो भी हमारे यहाँ कार्यप्रणाली है, जैसे सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए जन औषधि केंद्र खोला है और इसमें ताला लटका हुआ है और लोग एक तरफ सरकार कहती है आपको हम सस्ती दवाई देंगे और लोग यहाँ भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और काफ़ी नाराजगी है। चंपावत जिला मुख्यालय में बीते 2 सप्ताह से पेयजल की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। चंपावत जिले में बीते वर्ष करोड़ों रुपए की लागत से बनी क्वेराला पंपिंग योजना से पर्याप्त मात्रा में पेयजल आपूर्ति न होने से नगर क्षेत्र के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर चंपावत संघर्ष समिति के पदाधिकारी ने जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों से मुलाकात कर जल्द समस्या के समाधान की मांग उठाई है। यहाँ पर चंपावत शहर के अंतर्गत बहुत पेयजल की बड़ी समस्या बनी हुई है। एक माह से लगातार जो है तीसरे चौथे पांचवें दिन पानी आ रहा है। लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, गाड़ के देरों की ओर दौड़ना पड़ रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम और जल संस्थान के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मिले कि भाई इस समस्या का तुरंत समाधान किया जाए करके। उनसे पूछा गया कि भाई किस किस रूप में जो है हमें पानी क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्या मतलब ऐसी समस्या है। तो उन्होंने, जबकि 40 करोड़ के आसपास की कोयडारा पेयजल योजना बनी हुई है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों को विस्तार से जानेंगे। देहरादून की अलकनंदा नदी में कटाव को रोकने के लिए आपदा विभाग के द्वारा डीपीआर तैयार कर ली गई है और इसमें मानसून के बाद काम शुरू हो जाएगा। आपदा सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि टेक्निकल टीम ने निरीक्षण कर इसमें पाया है कि वहां पर नदी के कारण कटाव नहीं है, बल्कि नदी में ऊपर से जो नाला गिरता है वो अपने साथ मलबा लाता है। आपदा सचिव ने कहा कि इसको देखते हुए हमने थोड़ा मॉडिफाई किया है कि नदी में नाले से जहां मलबा गिरता है वहां नीचे के साथ ऊपर तक काम किया जाए, ताकि मलबे के कारण का कटाव ना हो। अलकनंदा में कटाव के लिए डीपीआर तैयार की गई थी। उसमें हमारी टेक्निकल टीम विजिट की। उसमें रिक्वायरमेंट्स जहाँ रिक्वायर्ड नहीं है वहाँ का भी इनकॉर्पोरेट कर लिया गया था।
तो जो हमारी टेक्निकल जो रिसोर्स हैं उनके द्वारा ये कहना था कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ ना किया जाए कुछ, क्योंकि अननेसेसरी रिवर को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। तो उसको थोड़ा मॉडिफिकेशन किया गया है। कुल मिलाकर ये हुआ कि अभी तो हम अगर कर भी लें तो उसमें टेंडर करना और प्रक्रिया में टाइम लगेगा। तो इसमें मानसून के बाद से हमारा कार्य शुरू होगा वहाँ पे। उत्तराखंड की रुड़की पुलिस लैपटॉप, मोबाइल और नकदी के साथ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अलीगढ़ निवासी अनिल की तरफ से रुड़की कोतवाली में तहरीर देकर सामान चोरी की जानकारी दी गई थी। घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 24 घंटे के अंदर 3 ई-रिक्शा चालकों को गिरफ्तार किया है। नैनीताल लोकसभा सीट पर मिली हार के बाद कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने चुनावी नतीजे को स्वीकार करते हुए जनता का आभार जताया है। हल्द्वानी में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में वो जनता के द्वारा दिए गए फैसले का सम्मान करते हैं और भविष्य में और मजबूत रणनीति बनाकर जनता के बीच जाकर और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए बेहद कम समय मिला, लेकिन इसके बावजूद उसकी जनता ने उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया है। देखिए, चुनाव बड़ा शानदार रहा और मैं इसलिए कह सकता हूं कि कल परिणाम, परसों परिणाम आने से पहले तक भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता, उनके जो नेतृत्व था, उनके चेहरे पर जो उदासी थी और वो खुद भी ये नहीं समझ पा रहे थे कि चुनाव जीत पाएंगे कि नहीं। तो इस दृष्टि से देखेंगे कि चुनाव लड़ने की अगर हम बात करें तो पूरे कांग्रेस पार्टी ने, नेताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, पूरे परिवार ने एकजुटता से बड़ा शानदार चुनाव लड़ा। अब रहा परिणाम की बात, तो परिणाम निश्चित तौर पर जनता का अपना विवेक होता है, वोट देने का उनका अपना आधार होता है और जो उनकी अपेक्षाएं रही होंगी उन अपेक्षाओं के आधार पर हो सकता है उन्होंने वोट दिया। हम जनता के बीच सतत संपर्क रखेंगे। पिछले चुनाव में हम हल्द्वानी सीट में जैसे 2660 वोट से पीछे थे, इस बार हम मात्र 512 वोट से पीछे रहे। ऐसे अन्य जगह भी हुआ, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि अगर ये दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे या अंतिम चरण में चुनाव हुआ होता तो कांग्रेस यहाँ पे पांचों की पांचों सीटें जीतती। धीरे धीरे सत्ता बल, धनबल के विरुद्ध जनबल की आवाज जो पूरे भारत में जागी, उसमें हिस्सेदारी लेने को उत्तराखंड वासी भी तैयार थे, लेकिन तब तक मत का उपयोग हो चुका था। लेकिन भविष्य के लिए शुभ संकेत है। अभी निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, फिर 2027 में विधानसभा चुनाव है, तो इन चुनावों में कांग्रेस भारी जीत दर्ज करेगी। विधानसभा स्थित सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने स्मार्ट सिटी परियोजना के संबंध में समीक्षा बैठक की। स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यों की प्रगति पर जानकारी लेते हुए मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आगामी मॉनसून सीजन से पहले सभी कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही प्रेमचंद अग्रवाल ने खुशी भी जताई है और कहा है कि लंबे समय से जो स्मार्ट सिटी के काम चल रहे थे उन्हें तय समय पर जून 2024 में पूरा कर लिया जाएगा। स्मार्ट सिटी का काम जो पिछले कायम समय से हमारे यहाँ चल रहा था और मुझे खुशी है इस बात की हम जून 2024 जो निर्धारित समय हमारा है उस समय तक हम इसका पूरा करेंगे। अभी जो काम हमारे चल रहे हैं, जैसे सीवरेज का कुछ काम चल रहा है, कहीं पीडब्ल्यूडी के थोड़ा बहुत काम चल रहा है, ऐसे ही हमारे यहाँ जो सिंचाई के द्वारा जो काम हमारे यहाँ ड्रेनेज के थे वो चल रहे हैं और अभी तक मैंने इनसे कहा 20 जून तक इसे कंप्लीट करना है, ताकि 20 जून के बाद मानसून यदि आएगा तो काम फिर और बढ़ेगा, मतलब लिंगर ऑन होगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ वैसे लगभग काम काफ़ी हमारे पूरे हो चुके हैं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आदर्श आचार संहिता के समाप्ति के तुरंत बाद शुक्रवार को देहरादून स्थित गुनियाल गांव में सैन्य धाम निर्माण स्थल का निरीक्षण किया है। बता दें कि निरीक्षण के दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने निर्माण कार्यों का जायजा लेते हुए संबंधित कार्यदायी संस्था के अधिकारियों और विभागीय अधिकारियों
को सैन्य धाम के अंतिम चरण के कार्यों को तेज गति और निर्धारित समय पर पूरे करने के निर्देश दिए हैं। सबसे पहले तो मैं कार्यदायी संस्था के लोगों को और अपने डायरेक्टर सैनिक कल्याण को जो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं बधाई देता हूं कि जिस भाव के साथ, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना और बसंत सिंह धामी सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसको पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है और मैंने आकर देखा कि काम की क्वालिटी बहुत अच्छी और जो हमारा अमर जवान ज्योति जो स्तंभ बना है वो पूरे हिंदुस्तान में मैं कहूँ सबसे सर्वोत्तम में तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हमने लोगों से कहा था कि आप पूरे देश का भ्रमण करके जो बेस्ट है उसे करें और मुझे देखकर अच्छा लग रहा है कि सबसे बेस्ट यहाँ पर किया गया है। इसी प्रकार कहीं भी देश के अंदर झंडे की हाइट 100 फीट है, यहाँ पर 130 फीट पर हमने तिरंगा लगाया है। खटीमा क्षेत्र के 17 मील चौकी के अंतर्गत हल्दी ग्राम में पुलिस ने उस समय एक जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा है जब वो खेत समतल कर रहा था। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि 17 मील क्षेत्र के अंतर्गत हल्दी में अवैध मिट्टी खनन हो रहा है, जिस पर चौकी प्रभारी सत्र मिल ललित बिष्ट अपने पुलिस टीम के साथ मौके पर गए। तब उन्हें पता चला कि जेसीबी से मालिक खेत को समतल कर रहा है, लेकिन जब जेसीबी मालिक को कागज दिखाने को बोला गया तो उसके पास कोई कागज नहीं था, जिस पर पुलिस टीम जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली को चौकी ले आई है। कि हल्दी गांव में कोई खनन का कार्य चल रहा है। इस पर जब मैं टीम लेके मौके पर पहुंचा तो वहाँ जानकारी हुई कि खनन ना होके कोई व्यक्ति अपने खेत में लेबलिंग का कार्य करा रहा था। तो हमने जब वहाँ पर जानकारी ली और उसके बाद हमने जब डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करे थे तो गाड़ियों के कोई भी दस्तावेज नहीं थे। बिना दस्तावेजों के ये चलते हुए पाए जाने पर हमारे द्वारा नियमानुसार गाड़ी को यहाँ पर लाकर खड़ा किया गया है और सूचना कुल जहाँ सूचनाएँ मिल रही हैं वहाँ हमारे द्वारा लगातार तब से दी जा रही हैं। हमारा क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है और ये यूपी से सटा हुआ क्षेत्र है, तो जो खनन की सूचनाएं अधिकांश आती हैं वो नदी पार की ही हो पाती हैं हमारे लिए। जब हम जाते हैं तो हमारे क्षेत्र में अधिकांश नहीं पाया जाता है। संभवतः हो सकता है कि कार्य करने वाले हमारे क्षेत्र के हों, लेकिन वो कार्य जो है वो यूपी क्षेत्र में नदी पार ही करते हैं। और इसी के साथ उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।